आज हम बात करेंगे एक नई किताब जो मैंने अभी अभी ख़त्म की, जे कृष्णमूर्ति अ बायोग्राफी। आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ जे कृष्णमूर्ति। मैंने उनके स्पीचेस सुनी हैं, उनके पब्लिक टॉक सुने हैं और बहुत सारे लोगों को उन पे बोलते भी सुना है। जनरली गुरुओं को, सो कॉल्ड जो गुरु हैं, जो आजकल डिफरेंट सेक्ट लीड कर रहे हैं, वो बहुत आए गाहे बगाहे बहुत सारे लोग जे कृष्णमूर्ति के बारे में क्वेश्चन कर देते हैं। तो मैंने ध्यान दिया कि जब भी वो जे कृष्णमूर्ति के बारे में बता रहे होते हैं तो बहुत ही स्लाइट तरीके से, बहुत ही चालाकी से वो बात को ऐसे डाइवर्ट करते हैं। पहली बात बता दूं कि जे कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं। हालांकि वो मज़े भी लिया करते थे, उनका मज़े लेने का अंदाज अपना होता था। हालांकि वो मज़े नहीं लेते थे, बातें ऐसी होती थी ऐसा लगता था कि जोक कर दिया उन्होंने। तो कहते थे कि आजकल गुरु जो हैं, दुनिया भर के गुरु मशरूम की तरह उग गए हैं, फलाना ढिमकाना, अलग अलग तरीके की ध्यान साधना वगैरह वगैरह बताते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति इसके सख्त खिलाफ थे। इसलिए कभी भी किसी गुरु से जब पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति के बारे में बताइए तो बहुत ही सटल तरीके से किनारा करते हुए निकल जाते हैं। वो ये बोलते हुए देखे जाते हैं कि जे कृष्णमूर्ति वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, ये हैं वो हैं। लेकिन होता क्या था, जे कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी उनके अस्तित्व के ही खिलाफ है। वो विरोध नहीं कर पाते हैं। जे कृष्णमूर्ति का विरोध रेयरली मैंने आज तक नहीं देखा कहीं, या किसी ब्रिलियंट थिंकर से मैंने ये नहीं सुना कि जे कृष्णमूर्ति इज़ एब्सर्ड। बहुत लोगों को समझ में नहीं आते थे। इवन जो इसकी राइटर हैं पोपोल जैकर, जिन्होंने इंदिरा गांधी की भी जीवनी लिखी है, वो भी जब पहली बार जे कृष्णमूर्ति से मिली तो उनको भी समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर आपने जे कृष्णमूर्ति को नहीं सुना है तो एक बार सुनिए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही था कि पहली बार मैं भी समझ नहीं पाया था। बहुत मतलब अलग दुनिया से हट के हर चीज़ को डिनाई कर देना, आपके अस्तित्व को डिनाई कर देना। कहते थे आप हो क्या, आप महज अपनी मेमोरी हो। अगर आपसे आपकी मेमोरी हटा दिया जाए तो आप हो क्या? मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर की मेमोरी आपके अंदर है, आप वही हो। आप जो कर रहे हो, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आपके एक्सपीरियंस या आपकी मेमोरी है, वो आपसे करवा रही है। तो इस तरीके के थॉट्स कुछ रखते थे। हालांकि बहुत लोगों को क्यूरोसिटी रहती है, क्योंकि उनका जिस लीनियस से आए थे, वो जिस तरह दुनिया के आगे आए थे, वो बड़ा विचित्र सा है। बहुत रेयर, मतलब एक फिल्मी टाइप से, एक मतलब बहुत अनोखा है। जब आप जानेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि क्या था। तो अगर मतलब कहानी की शुरुआत करूं तो, उनके लाइफ की शुरुआत करूं तो, उनका जन्म 1895 में हुआ था। बट शुरू कहानी होती है मैम ब्लावस्की। मैम ब्लावस्की एक रशियन लेडी थी, हाईली इन्फ्लुएंशियल लेडी, हाईली इन्फ्लुएंशियल। और उन लोगों का, उन्होंने एक सेक्ट बनाया जो ये कंसीडर करता था, मतलब 1850s की बात है। तो घूम घूम के संत महात्मा और हिडन स्पिरिचुअलिटी, जो मतलब कि जो अदर प्रैक्टिसेस हैं, मेनली वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो तिब्बत में 8 साल रही थी अज्ञातवास में। उनको कुछ रिविलेशन हुआ। ये कहा जाता है कि मैत्रेय जो बुद्ध थे, बोधिसत्व को प्राप्त थे, उनके संपर्क में ये लोग रहते थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आपको आश्चर्य होगा
कि मैंने कहीं सुना है कि मिर्ज़ा गालिब भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे, और उस समय के बहुत बड़े बड़े, मतलब जितने पावरफुल लोग होते थे वो सारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर होते थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेजेंस थ्रू आउट वर्ल्ड था। इंडिया में बहुत बड़े नामचीन लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। इवन जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू खुद थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हुए जब उनका बचपना था। बहुत सारी बातें हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी अपने आप में बहुत मिस्ट्री है। तो बाद में इन थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक गोल बना कि हमें एक विश्व गुरु पैदा करना है, वर्ल्ड टीचर पैदा नहीं करना है एक्चुअली, हमें एक वैसल खोजना है। वैसल मतलब एक ह्यूमन बॉडी खोजना है जिसपे मैत्रेय की चेतना को उतारा जा सके, कुछ ऐसा वो लोग प्रयोग कर रहे थे। यू कैन डिनाई इट और एक्सेप्ट इट, I only read these things, I research about these things. आप पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इन बातों पे नहीं मानता। इवन जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बहुत सारी चीज़ों को डिनाई कर देते थे, और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे वो व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। हाँ, धीरे धीरे हम जानेंगे। तो हुआ ये कि बाद में एनी बेसेंट भी बहुत पावरफुल महिला थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बड़े बड़े फिलोसफर्स उनके फ्रेंड हुआ करते थे, उनका एक सर्किल हुआ करता था। तो बाद में वो मैम ब्लावस्की से मिली और फिर उनसे प्रभावित हो गई, और फिर उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद उनके जो इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स थे, बड़ी सर्किल थी, वो थोड़ा सा उनसे दूर होती गई। उन्होंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, बट उनका दृढ़ निश्चय था। तो इसी सिलसिले में वो देश दुनिया फिर घूमने लगी, भारत आई, फिर भारत से गई, फिर भारत आई, और फिर उन्होंने फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की इंडिया में, जो कि आद्यार तमिलनाडु में है। और फिर उन्होंने एक और व्यक्ति को ले आई जो इस मामले में काफ़ी ब्रिलियंट समझे जाते थे उस समय के, लीड बीटर का ये था कि उनको भी इस बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। और फिर एनी बेसेंट और लीड बीटर दोनों मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने लगे, और भी बहुत सारे लोग थे। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। आगे की बात है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी से इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर आगे की बात, फिर आगे एनी बेसेंट, लीड बीटर और जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ क्या हुआ वो देखेंगे। तो मोटा मोटा एक आइडिया आपको ये लग गया होगा कि व्हाट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक हायरार्की हुआ करती थी। तो हायरार्की में ये मानते थे कि सबसे ऊपर जो टॉप हायरार्की में बैठे हैं वो स्वयं गौतम बुद्ध हैं, फिर उनके नीचे मैत्रेय हैं, फिर उनके नीचे भी हायरार्की होती थी। जैसे एनी बेसेंट ने एक बार कहा था कि इंडियन पॉलिटिक्स में उन्हें घुसने के लिए उन्हें अगस्त ऋषि ने बोला था। वो अगस्त ऋषि उनसे मिलने आए थे और उनको कहा था कि आप इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। बहुत सारे इवन जिद्दू कृष्णमूर्ति खुद कहते थे ऐसी बातों को डिनाई करिए। हालांकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलेंगे किताब में जो ये बताते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो उन्हें रियली एक मिस्टेक बनाती हैं, लेकिन वो हर चीज़ से डिनाई करें लिटरली। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो अपनी उस लाइफ को और अपने जो बात वो कह रहे हैं उन बातों को लोग सुने तो वो सारी बातों को डिनाई कर देते थे कि लोगों का कन्फ्यूजन ना बढ़े कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। होप यू
understand the hierarchy and other things of Theosophical Society, आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ में आ गया होगा. जब किताब के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बाकी चीज़ें और डिटेल में समझ में आने लगेंगी कि हु वॉज सिद्धू कृष्णमूर्ति, क्या आदमी थे. मेरा पर्सनल राय है कि वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई कांट से, आई डोंट हैव अ वर्ड. ऑसम, मतलब ऑसम. कल्पना, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर, मतलब मैं उन्हें व्यक्ति नहीं कहूँगा. वो अगर इंडियन मतलब डायस्पोरा में शब्द इस्तेमाल किया जाता है परमहंस, बहुत लोग उन्हें कहते थे, परमहंस की उपाधि देते थे. हाँ, वो वही थे, वो एक परमहंस थे. बातें जो कहते थे वो इतनी सटीक, इतनी गहरी, बिना किसी लाग लपेट के. बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जीनियस. So we'll discuss about this book. Hope you will enjoy this journey with me, and let's rest for the day. I will start in next part. Who was Sidhu Krishnamurti? मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया है. मे बी आप रिसर्च करें, दूसरे लोग जो उनके बारे में बोलते हैं वो सुने. मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कोई राय ना दूँ. जो मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, प्रफुल्ल जयकर के अकॉर्डिंग जो वो बता रही हैं, या जो इंटरनेट पे है, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, मैं उसको ही एग्रीगेट करके बताऊँ. बाकी उनकी टीचिंग के बारे में मेरी कोई क्षमता नहीं है. ही वॉज लिटरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. मैं अगर कुछ बोलता भी हूँ उनके टीचिंग के बारे में तो मैं कंटामिनेट कर दूँगा, दूषित कर दूँगा उसे. तो आई विल एनकरेज यू टू एटलीस्ट वन टाइम लिसन हिम, रीड हिम, ट्राई टू नो हिम. It will definitely give you a lot of benefit, a lot of incitement. You will gain a lot. Thank you and have a nice day.